हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। मैं अभिषेक कुमार। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ मुख्य टॉपिक्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। इस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में मैं 3 और 4 जुलाई के मेन स्ट्रीम के करंट अफेयर्स को कवर करूंगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जीएसटी के बारे में, क्योंकि जीएसटी ने, जैसा कि टॉपिक आप देख सकते हैं, जीएसटी ने 1 जुलाई 2017 से अभी तक 6 साल पूरे कर चुके हैं। तो इसके बारे में क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बहुत अच्छा टैक्सेशन के रूप में कदम था, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट भी कर रही है। तो उसी सीरीज़ में हम इस करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2017 को ये टैक्स लॉन्च किया गया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 द्वारा इसको लागू किया गया था। इसका मेन मॉडल व्यू, जो मेन मोटो हो सकता है, मेन मोटो है वो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है। वन मार्केट है। इसको आप टैगलाइन में डाल सकते हैं, क्योंकि और नोट्स में भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे मोटोज और टैगलाइन पूछे जाते हैं। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो केरलेकर जो टास्क फोर्स थी 2003-4 में, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। इसी से हमारा जो टैक्सेशन, जो जीएसटी का रूप है, वो सामने आया था, जो केरलेकर जो टास्क फोर्स है उसके द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 279A जीएसटी काउंसिल को की स्थापना का आदेश देती है। इस जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, तो सेंटर और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनका एक उनका एक मीटिंग हॉल होता है, एक सेमिनार होता है, जिसमें हर साल या 6-6 महीने पे वो लोग बैठते हैं, टैक्स पे बहुत सारी चर्चाएं करते हैं और बहुत सारे डिसीजंस को आगे टेक ऑन करते हैं। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हर कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, तो इसके भी कुछ अचीवमेंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम अचीवमेंट्स में देखते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीएसटी के आने के बाद हमारी जो टैक्स पेयर हैं वो 63 लाख से 2017 के जो सेंसस थे उसके अंदर 63 लाख से अभी 1.40 करोड़ करेंटली हो चुके हैं, जो बहुत बड़ा कदम है। एक तरीके से कहा जाए तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है 6 सालों में टैक्स पेयर्स, क्योंकि स्लेब में आ चुके हैं, मॉनिटरिंग बढ़ चुकी है, टैक्स जो कलेक्शन का है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा है। तो इसलिए जो टैक्स पेयर की संख्या है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, क्योंकि डिजिटली आज पूरे भारत में बहुत अच्छे तरीके से फैला है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी जो है, उसमें अब सीधी बात है, फर्स्ट पॉइंट का ही कंटिन्यू है कि जो रेवेन्यू आया है उसमें 2017 के मुकाबले 1.87 लाख करोड़ की बढ़त हुई है। नेक्स्ट है कि भाई जीएसटी काउंसिल जो है वो इंडिया के फेडरलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट अपने स्टेट को साथ में लेके चलती है, उसको बढ़ावा मिला है। तो जीएसटी काउंसिल उसका एक एग्जाम्पल सामने आता है। ओके, नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं बेनिफिट्स के ऊपर में, तो बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये कंप्लेनिंग में बहुत इजी हो गया है, यूनिफॉर्मिटी टैक्सेस हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे हम छोटे छोटे टैक्सेस देते थे, सेस हो गया, उसके बाद सर्विस टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्सेस थे, उनको मिलाकर एक टैक्स में कर दिया गया, जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो गई है हमारे और आपके बीच में। और टैक्स पेयर प्लस जो दुकानदार होते हैं उनके लिए भी बहुत ये अच्छा साबित हुआ है। उसके बाद इनके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर में अगर देखते हैं, तो क्योंकि ये 3 लेयर्स, इनके 3 रेट सिस्टम्स हैं और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है, तो इसमें बहुत सारे विवाद आते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कम रखना चाहिए तो वो ज़्यादा में है, स्लेब में चले गए हैं, और जिनको ज़्यादा ही दाम रखना चाहिए वो कम दाम वाले स्लेब के अंदर है। तो ये थोड़ा विवादों का विषय है। उसके बाद हम चलते हैं, इसमें सबसे मेन चीज़ आता है कंपनसेशन, क्योंकि जब जीएसटी को लागू कर दिया गया था
तो गवर्नमेंट ने, जो यूनियन गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार है, उसने अब स्टेट्स को वादा किया था कि हम 5 साल जो है में भी जो आपको लॉस होगा उसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन अभी तक इसका जो कंपनसेशन का फुल मनी है, वैल्यू है, वो स्टेट्स को पे नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है, कोर्ट्स में भी इस मामले में केसेस चल रहे हैं। तो आप न्यूज़पेपर्स में इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसमें वोटिंग स्ट्रक्चर की बात की गई है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म को जहां बढ़ावा देता है, वहीं जीएसटी जो काउंसिल है वो यूनियन गवर्नमेंट को, यानी केंद्र सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। इस ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने के कारण जो स्टेट वोटिंग वैल्यू है वो घट जाता है। तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास एक एडवांटेज होता है कि वो कोई भी चीज़ को अगर लागू करना चाहे तो उसके पास उसके हक में फैसला रहता है, क्योंकि उसके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जीएसटी में मेन 2 चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल, उनको रखा ही नहीं गया है। हम देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरीके से हाइक कर रहे हैं, और अगर हम देखा जाए कि अगर उनको जीएसटी में रख दिया गया तो मैक्सिमम उनको 24% के टैक्स स्लेब में रखना होगा। लेकिन अब जैसे हम पेट्रोल देख सकते हैं, उसमें 100% का टैक्स लगाया जाता है, जिससे अगर विदेशों से रिफाइन करने के बाद अगर हमारी गवर्नमेंट के पास 50 रुपये लीटर अगर वो पेट्रोल बचता है, तो वो हमें 110 रुपये लीटर बेच रही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है, टैक्स कलेक्ट हो रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट का विषय है। बाकी में इसका क्या होता है कि बहुत जगह इनका फेक इनवॉइस मिल रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, और ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक नेगेटिव पॉइंट्स है। हमने अचीवमेंट्स पे भी बात की, हमने जीएसटी काउंसिल के 6 ईयर्स पे सेलिब्रेशन की भी बात की। तो चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे देख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा यूनिक है, और हमारी गवर्नमेंट द्वारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा रहा है लोथल में, जो गुजरात में सिचुएटेड है, उसके ऊपर है। तो भाई ये है क्या? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं ये लोथल में ही क्यों हो रहा है। तो लोथल हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था, शिपमेंट एरिया था, जहाँ से इजिप्ट और मेसोपोटामिया में जो हमारे इंडस वैली के लोग हैं वो शिप के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले। तो इनके जो रिमेन्स मिले हैं इस एरिया से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस एरिया को एज अ हिस्टोरिकली और एज अ मॉडर्न रूप में भी इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ये डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज यूपीएससी का बहुत फेवरेट विषय है और वो पूछते हैं। तो ये इनके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास फैकल्टी होगी इसके यहाँ। और ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो हमारी इसके बारे में मैं बताऊंगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको डेवलप किया जा रहा है। इसका मेन मोटिव है कि इंडियाज़ रिच एंड डाइवर्सिटी हेरिटेज को बचा के रखना, उनको प्रिजर्व करके रखना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वही जो हमने कहा, उसके बाद हम सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। भाई सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया। इसका मेन मोटिव था कि जितने भी हमारे इंडिया के 7500 किलोमीटर जो हमारा कोस्टल एरिया है, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एरिया हैं, उनको इतनी हाई प्रोफाइल तरीके से डेवलप कर देना कि ना सिर्फ हम वहाँ एक्सपोर्ट के नज़रिए से, पोर्ट के नज़रिए से ही उसको डेवलप करें, बल्कि उनको इस तरीके से कर देना कि वहाँ म्यूज़ियम भी हों, वहाँ एक्वेटिक गैलरीज भी हों, वहाँ नेवल म्यूज़ियम्स भी हों। अब मैं इसको एक एक डिटेल में समझाऊंगा कि जैसे कि एक मान के चलिए गार्डन है, गार्डन को हम पोर्ट के रूप में ले सकते हैं। तो गार्डन में सिर्फ पेड़ हो, पौधे हों, तो उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, लोग आएंगे बैठ के चले जाएंगे। वहीं अगर कुछ दुकान लगा दी जाए,
वहीं कुछ मूर्तियाँ लगा दी जाएँ, वहीं कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ लगा दी जाएँ जिसमें आप मिनिमम चार्जेस पे करके वहाँ जाइए, खेल लीजिए, कूद लीजिए। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, वो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी बढ़ता है, और आपका एक कल्चर प्रिजर्व, कल्चर को भी आप दिखा सकते हैं। उससे आप बहुत तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही ये सागरमाला प्रोजेक्ट है। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है अपने पोर्ट्स को डेवलप करना इंटरनेशनली लेवल पर, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हेरिटेज को भी कवर करना। जैसे हमारे यहाँ लाइट हाउस बहुत पुराने पुराने हैं, उसको म्यूज़ियम में बदल देना। उसके बाद एक्वेटिक गैलरीज जिसमें बहुत सारे फिशेस हों, मैरीटाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, जिसको लोग जाएं देखें, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस विषय पे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नेवल म्यूज़ियम हो। नेवल म्यूज़ियम क्या है, तो नेवल म्यूज़ियम जैसे कि INS विक्रांत जो रिटायर्ड हुआ, उसको विशाखापट्टनम पोर्ट में एक म्यूज़ियम की तरीके से रखा गया है। जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, उसको अब हम जाते हैं, अंदर से देख सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि भाई ये अंदर से होता क्या। तो नेवल तरीके से उसको डेवलप किया गया है, और बहुत सारे वॉरशिप्स को रख के, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट रहता है उसके प्रति, तो एक उसको या स्क्रैप में डाल दिया जाए, तो इससे बहुत अच्छी चीज़ है उसको म्यूज़ियम में बदल दिया जाए। ओके, तो बस यही है कि मेन मोटिव हम इसमें ले सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज़्म को अट्रैक्ट करना, उसको डेस्टिनेशन बनाना, है ना। हमारे पोर्ट्स को इस तरीके से डेवलप कर दिया जाए। ओके, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बड़ा अच्छा टॉपिक आता है हमारा तेजस के बारे में। जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हमारा तेजस है, उसने इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 7 साल पूरे कर लिए हैं। तो उसके ओकेज़न पे ये करंट अफेयर्स पब्लिश हुआ है। देखिए, जो हमारा LCA तेजस है, वो 4.5 जनरेशन का एक बहुत उन्नत, बहुत आगे का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट कहलाता है। जो हर तरीके से बहुत मतलब मल्टी यूज़ में भी उसको लाया जा सकता है, और ऑल वेदर में सपोर्टिव है उसका जो सिस्टम है। ओके, ये ग्राउंड अटैक के रोल में भी हो सकता है, कॉम्बैट, क्लोज कॉम्बैट रोल। क्योंकि देखिए, एक एयरक्राफ्ट जो फाइटर होता है, उसके हवा में बहुत सारे रोल होते हैं। बहुत सारे जो फाइटर्स होते हैं वो बॉम्बर होते हैं, उनका काम होता है सीधे दुश्मन के जोन में जाना और बॉम्ब को गिरा के आ जाना। कुछ का होता है कि क्लोज कॉम्बैट, आपसी लड़ाई करते हैं दूसरे फाइटर्स के। कुछ जो फाइटर्स होते हैं उनका होता है कि जो ज़मीन में जो टारगेट्स हैं उनको जाके शूट करके आना। तो जो ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, ये सब में कैपेबल होते हैं। ये हमारा जो LCA तेजस है, ये इन सब में कैपेबल है और ये सारे काम कर सकता है। तो जो LCA तेजस को डिज़ाइन किया था, वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने किया था। बट इसको बनाया किसने, इसको प्रोड्यूस किसने किया, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको प्रोड्यूस किया, बनाया है। ये केरला की एक बहुत अच्छी ये साउथ इंडिया की बहुत अच्छी एक एयरक्राफ्ट और गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग एजेंसी है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ फंक्शंस दिए गए हैं कि नेविगेशन, नाइट नेविगेशन है, सैटेलाइट को इंटरप्ट करता है, स्मॉल, बहुत सारे। ओके, हम तेजस को देख सकते हैं, बड़ा सुंदर सा हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। ओके, इसका मेन मोटिव हम देख सकते हैं यहाँ। इसका मेन मोटिव हम देखते हैं कि जो MiG-21 है, उसको ये रिप्लेस करने के लिए बना है। उसकी यूनिट, क्योंकि वो 1965 का एयरक्राफ्ट है, जिसको फ्लाइंग कॉफिन के भी नाम से जाना जाता है। अब वो रिटायर के एजेस पे आ गया है, तो उसको जल्दी से रिटायर करके हम LCA तेजस को उसकी जगह इंडक्ट कर रहे हैं। अब LCA तेजस जो है वो उसकी जगह वर्क करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट तो बात करें शुभम श्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिंपली किसी नदी पर बांध बनाकर, यानी डैम बनाकर, उसके पानी को रोक दिया जाता है, और जब उसका पानी एक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो उसे एक पतली सी ट्यूब के माध्यम से द्वारा उसे टर्बाइंस पर छोड़ा जाता है। उसके जो नदी जो वाटर का प्रेशर होता है, उससे टर्बाइंस मूव करते हैं, और उस मूवमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
तो शुभमश्री एक रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। इसे लोग गोल्डन रिवर भी कहते हैं क्योंकि इसके पानी में गोल्ड के अवशेष मिलते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल में बहुत बार देखा होगा कि नदियों के पानी से ऐसे छान छान के गोल्ड निकाल रहे हैं, तो ये शुभमश्री उन्हीं नदियों में से एक है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर ये दोनों नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उनके बीच में रिले करती है। और देखा जाए तो ये 2000 मेगावाट की पावर को जनरेट करता है, जो एक उस क्षेत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट शुभमश्री नदी है, जिसके बारे में हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि पेपर में, एग्ज़ाम में इस चीज़ को बहुत हाईलाइटेड करके देखा जाता है। रिवर्स को पूछा जाता है, पॉन्ड्स को पूछा जाता है, जो नेचुरल लैंडस्केप है उसके बारे में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में। ये है क्या, बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसको इंटरनेशनल, उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए भारत ने म्यांमार और थाईलैंड के साथ एक प्रॉपर रोडवे के निर्माण को, के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक संधि किया है, एक एग्रीमेंट को साइन किया है। तो ये करंट अफेयर में क्यों है? तो अभी न्यूज़ आई है कि इसके जो 70% काम है इसका, वो पूरा हो चुका है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे देख सकते हैं आप, इंडिया से ये होते हुए म्यांमार के ये जो मेन सिटीज़ हैं, बैंगो होते हुए ये थाईलैंड को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये सबसे पहले मोरे मणिपुर में एक जगह है, वहाँ से थाईलैंड मेओ शॉट जो एक सिटी है, वो थाईलैंड का उसको कनेक्ट करेगा वाया म्यांमार होते हुए ये जाएगा। बाकी सब आप इसके देख सकते हैं। इसमें 69 ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, बहुत सारी, ये सब होगा। मेनली है कि प्रपोज आया है कि इसको एक्सटेंड कर देना कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक। इंडिया ने प्रपोजल रखा है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मार्केट रीच हो जाएगा। ये वियतनाम है, लाओस है, तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको कल्चरली इंटरनेशनल मार्केट में एक पहुंच मिलेगी, जिससे वो स्टेट डेवलप हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाई एक हिस्टोरिकल घटना को हम याद कर रहे हैं, संथाल रिबेलियन जो हुआ था। ये बेसिकली झारखंड राज्य में हुआ था। इसका सबसे ये इम्पोर्टेंट क्यों रखता है? तो ये इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहला रिबल था। ये हम देखते हैं, हमारा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वो इससे 2-3 साल पहले ये रिबल हो चुका है। भाई इसके कारण क्या थे, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। इसका कारण था कि जो ट्राइबल लैंड होता है, जिसमें बीरभूम, जो हम देख सकते हैं यहाँ, बीरभूम और मानभूम, उसके जो लैंड के एरिया पर अंग्रेज़ों ने ज़मींदारी सिस्टम को लागू कर दिया था। आपको अगर आपको नहीं पता होगा तो ज़मींदारी सिस्टम एक ज़मीन के भूभाग पर एक मालिक को बसा देना था, जिस पे वो एग्रीकल्चर करता, वहाँ के लोगों से काम करवाता, और वहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट होता वो उसको रेवेन्यू के रूप में अंग्रेज़ों को देता था। तो वीरभूम और मानभूम के रीजन में ज़मींदारी सिस्टम को लागू कर दिया गया था, और उसके खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ, वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे उन्होंने हथियार उठा ली। इसमें ट्राइबल के खिलाफ ज़मींदार थे, पुलिस थे और ब्रिटिशर्स थे। इस रिविलियन को दमन कोही रीजन में, जो राजमहल आज के टाइम में रांची और धनबाद वाला क्षेत्र है, वहाँ किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इसको 2 ब्रदर्स सिंधु और कानू, अगर आप झारखंड के बड़े ग्राउंड्स में या पार्क्स में जाएंगे तो सिंधु कानू की मूर्तियाँ लगी हुई है, तो उनसे रिबेलियन को याद किया जाता है। बहुत ब्रेव थे ये दोनों, सिंधु और कानू। उसके बाद हम इकोलॉजी के एक करंट अफेयर्स पे चलते हैं, जो गूची मशरूम के बारे में है। भाई देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ हम जान रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे
नेचुरल वेजिटेशन को खतरा है, वैसे ही ये जो गुची मशरूम है जो टोटली नेचुरल नेचर पे डिपेंड करता है, उसके मिजाज पे डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो गुची के जो मशरूम है वो कम हो रहे हैं। तो हिमालयन पार्ट में बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग टोटली गुची मशरूम को इकट्ठा करने, गैदर करने, उसका हंट करने, प्लस उनको बेचने के लिए बेच के ही अपना गुजर बसर करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरा उत्पन्न हो चुका है, इसलिए करंट अफेयर्स में आया है। अब हम गुची मशरूम की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी लेता है उसमें पूछा जा चुका है, तो बहुत ऐसे चांस बन सकते हैं कि गुची मशरूम के बारे में अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। तो भाई हम जान सकते हैं कि गुची मशरूम क्या है। तो गुची मशरूम फंगस है, सीधी बात है, हर मशरूम एक फंगस होता है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये क्लाउडी और फॉगी रीजन में ही डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं। और इनके कुछ ही वीक हैं साल में, जैसे रेनी सीजन के कुछ वीक्स हो गए जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्लाउडी माउंटेन्स हो जाते हैं, फॉगी वातावरण हो जाता है, उसमें ये डेवलप करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सबसे मेन बात क्या है कि इनकी जो खेती होती है वो कमर्शियली, व्यापारी, यानी हम खुद बीज डाल के नहीं उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ही जगह पे दोबारा नहीं उगते हैं, मतलब ये एक जगह से उग गए तो उसके बाद वो नहीं उगेंगे वहाँ, फिर ये दूसरी जगह स्पॉटली उगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो गुची मशरूम्स। इनके हेल्थ बेनिफिट इंपॉर्टेंट रखते हैं। दूसरी बात है कि ये, क्योंकि ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ के साथ ही, ऐसे नेचर के साथ ही उगते हैं, तो हम देख सकते हैं कि नेचर में इनकी कम मात्रा भी पाई जाती है, इसलिए इनका प्राइस भी बहुत हाई है। हेल्थ बेनिफिट की बात की जाए तो पोटेशियम, विटामिन डी, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ये हेल्थ बेनिफिट है इसमें। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स को आज के टाइम में इतना क्या बोला जाए, तूल मिली हुई है इस वर्ड को कि हर कोई भाई एंटीऑक्सीडेंट के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, ऐसे विटामिन्स ले रहे हैं, बहुत सारे चीज़ ले रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो स्लाइड है वो इंडियन पोस्ट और कैनेडियन पोस्ट के जुड़ने, यानी ITPS पे साइन करने को दर्शाता है। ये ITPS होता क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस को दर्शाता है। भाई ये होता क्या है, तो हम अगर जैसे हम घर में हैं और रक्षाबंधन के टाइम में बहनें बहुत ज़्यादा भाइयों को राखी भेजती है, उसी प्रकार अब इंडियन पोस्ट अपने आप को डेवलप करके पैकेजेस को डिलीवरी करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक कोलैबोरेशन कर रहा है। क्योंकि इंडियन पोस्ट और कैनेडियन पोस्ट दोनों गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके जो हमारे कॉमर्स के जो पैकेजेस होते हैं उसको डिलीवर करने के लिए एक इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो जो ITPS है वो अकेला नहीं है, नया नहीं है। इसमें ऑलरेडी 38, जो हमारा लास्ट पॉइंट दिखाता है, 38 पार्टनर कंट्रीज़ हैं पहले से ही, और कनाडा 39th आया है। इसमें ब्रिटिश, फ्रांस और UAE जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट पहले से जुड़े हुए हैं। इसके फ़ायदा क्या होंगे कि जैसे कि हमारे कंट्री में MSME का क्षेत्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, मर्चेंट्स बढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। और प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे हम, क्योंकि इंडियन पोस्ट कुछ कम रेट पर इंटरनेशनल कॉमर्स को प्रोवाइड करेगा, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे ई-कॉमर्स के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमने समझ लिया। ओके, अब हम अपना नॉलेज टेस्ट करते हैं यहाँ। तो कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम, पहला MCQ है कि भाई बिलो टैक्सेस में कौन सा GST के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, दूसरा हम देखते हैं कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तीसरा हम देखते हैं वैट, और चौथा देखते हैं कि भाई ऊपर के सभी। तो हम देख सकते हैं कि इसका आंसर सीधे सीधे D आता है, क्योंकि GST जो है वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंदर घुसा लिया है उसने, एक बन के एक, तभी GST का एक फॉर्मेशन हुआ है ना। गुड एंड सर्विसेज टैक्स को उसको कहा गया है। तो इसका आंसर D होगा, ऊपर के तीनों। ओके, सेकंड कह रहा है कि भाई
हिस्ट्री का सवाल कहाँ से आ गया आप सोचोगे, पर हिस्ट्री का सवाल नहीं है, ये हमारे करंट अफेयर्स का ही है कि कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पर राइस की खेती कल्टीवेशन के रिमेन्स मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसका आंसर डी है, क्योंकि हमने लोथल पढ़ा। ये जो मैं दिखा दूं आपको अभी, ये जो गवर्नमेंट ये जो NMHC जो हमने पढ़ा है अभी, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा अभी, जो मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो उसी के अंदर हमने लोथल के बारे में पढ़ा। ओके, तो हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने हार्डनेस को यहाँ बढ़ा दिया है भाई। LCA तेजस के बारे में ये सवाल है, तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है कि भाई इसमें सीधी सीधी बात है कि हमें करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो हम चलिए एलिमेंट करते हैं, चूज़ करते हैं भाई कौन सा सवाल सही है, कौन सा सवाल गलत है। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि जो LCA तेजस है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो 2 इंजन्स के साथ आता है। तो हमने देख लिया भाई लाइट कॉम्बैट और 2 इंजन, ये तो समझ में आ नहीं रहा है। तो हम ये तेजस के पीछे देखते हैं, ये सिंगल इंजन है। तो हमारा इससे ही पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित हो जाता है। दूसरा कहता है कि जो LCA तेजस है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के मोटिव से बनाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी के टाइम में हमारी जो नेवी है वो अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी के टाइम में चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पे बहुत अच्छी तरीके से LCA तेजस को लैंड कर रही है, यूज़ कर रही है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट क्या कहा जा गया है, ये जो LCA तेजस है वो MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया है, जो कि हम सोच सकते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल किया जा हमने पढ़ा था अभी। लेकिन MiG-29 तो अभी फ़िलहाल का रशियन मेड बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। हमने MiG-21 के बारे में बात की थी, तो इसमें हमारा सिर्फ ओनली 2 जो है सी वाला ऑप्शन सही होता है, बाकी ये तीनों गलत है ना। लास्ट वाले में MiG-21 होगा, ना कि MiG-29 होगा। ओके, हमारा जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है उसके बारे में ही क्वेश्चन है। तो पहला भाई कह रहा है कि मोरे इंडिया से मियोशॉट इन थाईलैंड को ये जोड़ता है, जो कि सही है, वाया म्यांमार, और ये दोनों को बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया ने प्रपोज किया है इसके एक्सटेंशन के बारे में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक, जो कि वियतनाम तो जो कि ये भी सही है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही बैठ रहा है। ओके, हमने संथाल रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था। तो संथाल रिवोल्ट का कौन हीरोज़ हैं, लीडर्स कौन थे, ये 5वां सवाल हमें पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सिंधु और कान्हो। चलिए, हमारा गुची के बारे में दोबारा आ गया भाई। यहाँ मैं क्लियर कर दूँगी, गुची ब्रांड वाला गुची नहीं है, ये मशरूम वाला गुची है जो हमने पढ़ा है। तो इसका स्टेटमेंट वापस LCA तेजस जैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट को सही है गलत देखना है पहले, फिर उसके बाद राइट जो स्टेटमेंट को चूज़ करके उसको सही जवाब देना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि भाई स्टेटमेंट कह रहा है गुची के बारे में कि इट इज़ अ फंगस, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि भाई ये ग्रो इन सम हिमालय फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल सही है, हिमालय फॉरेस्ट एरिया में ही उगता है। हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर साइड में उगता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भाई इसका जो कमर्शियली एग्रीकल्चर होता है हिमालय फुटप्रिंट एरिया में, जो कि हमने पढ़ लिया कि भाई गलत है, ये नेचुरली अपने आप ही उगता है, इसको हंटिंग या गैदरिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसको इकट्ठा किया जाता है। तो ये तीसरा कट जाता है, तो हम काटते हैं तीसरा, ये 2 ऑप्शन अपने आप कट गए, और सिर्फ एक नहीं है, हमारे दोनों ऊपर वाले हैं। तो बी सही आंसर है हमारा इस चीज़ के लिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतने ही करंट अफेयर्स थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।